ऑलराइट, सो अब हम कोलाश लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर जब हमने कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड देखा था, जिसमें कि ये देखा गया था कि जो कंडक्शन है वो आयंस की होती है। तो कोलाश लॉ एक बहुत ही स्पेशल एक इसमें रूल है, लॉ है, जिसे हम बोल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। और आप यहाँ पर डेट भी देख रहे होंगे कि ये जो कोलाश लॉ है ये अर्हेनियस थ्योरी के बाद पब्लिश हुआ था, राइट। सो इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल स्टेटमेंट दिया जो कि ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ के साथ अटैच था, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास ये एक मोलर कंडक्टिविटी है, राइट। और दूसरी तरफ यहीं पर आप इस तरफ भी देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म दे रखा है, ऑलराइट। और आप देखते हैं कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है इसके यहाँ पर एक सुपरस्क्रिप्ट भी है, राइट, जो कि एक ये नॉट है जिसे मैंने शो किया हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये उस कंडीशन पे हमने कंडक्टिविटी मेजर की है जब हमने डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया है या जो कंसंट्रेशन है वो बहुत लो है, ज़ीरो, राइट। सो ऑस्टवर्ड की थ्योरी ये थी कि अगर आप किसी सब्सटेंस को जो आयनिक कंपाउंड है उसे यदि आप इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दें कि जिसे हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो नियरली ज़ीरो हो जाती है, पर उस वक्त जो डिसोसिएशन है वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती है 1। तो मैंने अभी तक क्या बात कही है वो शॉर्ट में देखते हैं। ऑस्टवर्ड के डाइल्यूशन लॉ के सिंपल स्टेटमेंट ये है कि अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, डाइल्यूशन मतलब जस्ट एडिंग सॉल्वेंट, तो जो सोल्यूट पार्टिकल है वो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज या डिसोशिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है निकल सल्फेट की। अब आप देखिए निकल सल्फेट जो है, निकल सल्फेट की कंसंट्रेशन जो कि यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन थी इस पॉइंट पे, राइट, आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैंने इसकी कंसंट्रेशन कम करी है, राइट, कंसंट्रेशन यहाँ बैकवर्ड कम हो रही है। इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन इसका ज़ीरो है, राइट। सो जैसे जैसे निकल सल्फेट की कंसंट्रेशन ज़ीरो, देखिए कंसंट्रेशन ज़ीरो का मतलब ये नहीं हो गया कि ये इसके मोल्स ख़त्म हो गए, राइट। कंसंट्रेशन ज़ीरो का मतलब ये हो गया कि मैंने निकल के जितने अमाउंट डाल रखे थे पहले किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में, अमाउंट अब भी उतना ही है, लेकिन मैंने उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है कि निकल के जो सॉल्ट है, निकल सल्फेट का जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट 100% आयोनाइज हो चुका है। और आयोनाइज होने का मतलब सिर्फ ये होगा इस वक्त, या डिसोशिएट होने का मतलब सिर्फ ये होगा कि निकल के जो केटायन है और जो सल्फेट का एनायन है ये आपस में इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर चले गए हैं कि इनका आपस का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो डिसोसिएशन है वो 100% हो चुका है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस अब नहीं है। तो आप देखते हैं कि जो इसकी कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो यहाँ पे इस वर्टिकल एक्सिस पे दिखाया जा रहा है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, डाइल्यूशन के साथ साथ इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है, राइट, और ये एक मैक्सिमम वैल्यू पे चली जाएगी। तो यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, इसके लिए जो सही शब्द है वो है हम डाइल्यूट कर रहे हैं, राइट। ऐसे एक और भी सॉल्ट है, वो है पोटेशियम क्लोराइड का। अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी निकल से ज़्यादा है, वो है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। वाई बिकॉज ऑफ इट्स नेचर? बिकॉज यहाँ पर आपका क्लोराइड एक एनायन है, यहाँ सल्फेट एक लार्जर एनायन है, राइट। पोटेशियम मेटल और निकल मेटल का जो क्या जो चार्जेस है +1 है, यहाँ पर निकल का +2 है। अगर निकल +2 होगा तो निकल जो है बेटर हाइड्रेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम। तो बेटर हाइड्रेटेड का मतलब हो गया कि निकल के सराउंडिंग में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे। सिमिलरली सल्फेट के अराउंड भी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होने से निकल की जो ओवरऑल जो हाइड्रेटेड साइज़ है या इसका रेडियस है वो बढ़ जाएगा। निकल जो है जब भी मूव करेगा तो वो कुछ साथ एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ मूव करेगा, ऐसे ही सल्फेट भी। तो इन कारणों से जो निकल सल्फेट की जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो जो डाइल्यूशन है
वो होने के बाद पोटेशियम क्लोराइड की जो कंडक्टेंस है वो हाईएस्ट होगी एज़ कम्पेयर टू निकल सल्फेट की। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल ये बैठता है कि जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाता है तो उस वक्त इन दोनों आयंस के बीच में क्या इंटरेक्शन होती है? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब यही हो जाता है कि इनको हमने इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है कि आयंस 100% डिसोशिएट हो चुके हैं, राइट। सो अब आपस में वो कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इस थ्योरी को जब अप्लाई किया गया है जैसे एसिटिक एसिड के लिए, तो आप देखते हैं यहाँ पर एक अजीब सा ग्राफ बनता है। पहली बात तो ये कि इसकी जो कंडक्टिविटी कंडक्शन है बिल्कुल लोअर है इन दोनों के कंपैरिजन में, और उसका रीज़न है कि जो एसिडिक एसिड है वो एक वीकर एसिड है, तो ये बहुत कम आयोनाइज होता है, ऑलमोस्ट 0.03%, राइट। तो कम आयोनाइज होने के कारण इसके पास आयंस भी कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको डाइल्यूट करता जाता हूँ तो आप देखते हैं कि डाइल्यूशन के साथ साथ इसकी जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, वो आप देखते हैं कि एक शार्प राइज होता था, ऐसे एकदम से शार्प राइज हो जाता है। तो पॉइंट इसमें यह है कि इसकी जो डाइल्यूशन है वो हम डाइल्यूशन जो कर रहे हैं उस पर ये एकदम से शार्प राइज हो जाता है। पहला कारण यह है कि वो शार्प राइज तो हो गया, तो हम इसमें जो हमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पोटेशियम क्लोराइड और निकल सल्फेट के जो पिछले जो दो ग्राफ्स हैं उनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्राफ्स जो है वो इस वर्टिकल एक्सिस को, जो मोलर कंडक्टिविटी का एक्सिस है, उसे वो यहाँ पर हिट कर जाता है, राइट। यहाँ पर क्रॉस कर जाएगा इस पॉइंट पर, और ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड का भी क्रॉस हो जाएगा, जिसके कारण ऐसे तो क्रॉस होएगा नहीं, पर हम क्योंकि ज़ीरो डाइल्यूशन एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है, तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास यहाँ तक तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद का ग्राफ हम जो है स्केल लेकर के एक्स्ट्रापोलेट करते हैं बाय प्लॉटिंग द डॉट्स और बाय प्लॉटिंग द लाइंस। तो ये लाइंस इस वर्टिकल एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी निकल सल्फेट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी पोटेशियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन एसिडिक एसिड के केस में ये ग्राफ जो है इस तरह से शार्प राइज हुआ है कि ये इस एक्सिस के पैरेलल हो गया, और पैरेलल हो जाने का मतलब सिर्फ ये हो गया कि ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो बात यह है कि हम इस एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये भी बात इसमें नोटिस करने वाली है कि ये इंटरेक्शन जो है मतलब ये इसका जो राइज़ है वो इतना शार्प राइज़ कैसे हो सकता है, राइट। पहले तो आयंस यहाँ पे जनरेट नहीं है और बाद में फिर एकदम से राइज़ हो गया, तो क्या कहना चाहिए कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। ये हमारे पास एक खास क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास नीचे एक इक्वेशन भी दे रखी है जो कि लैम्डा मोलर कंसंट्रेशन है विच इज़ इक्वल टू लैम्डा कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस के सम कांस्टेंट टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ सी। और ये जो आपके पास ग्राफ है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है लैम्डा यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड, राइट। यहाँ पर आपके पास एक टेबल है और आप देख सकते हैं कि आपको इन टेबल में केटायंस का और एनायंस का सभी का कंडक्टेंस दे रखा है इंडिविजुअल का एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। और साथ ही आप ये भी नोट करेंगे कि इनका सिंबल जो है वो स्मॉलर लैम्डा केस बन जाता है, राइट। तो अगर आपके पास पूरे सॉल्ट का कैलकुलेट करना है तो आप कैपिटल लैम्डा इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास इंडिविजुअल आयंस का तो आप स्मॉलर लैम्डा यूज़ करेंगे। तो आप इसमें एक चीज़ बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से नोट करते हैं कि जैसे कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, इनकी कंडक्टेंस ऑलमोस्ट नियरली 75-76 के एवरेज पे आती है। नाइट्रेट की भी इतनी ही आती है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि सल्फेट की डबल हो गया है, राइट, बिकॉज ऑफ 2 चार्ज। अब देखिए 2 चार्ज है तो इसका 160 है, तो सिंगल चार्ज के ऊपर ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेट 80 देगा, जो कि इन्हीं के रेंज में आ जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो एसिडिक एसिड के साथ जो हमें ऑब्टेन होता है एसीटेट आयन, आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, 41 है। और हाइड्रोक्साइड की देखेंगे तो आप इन सब में सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे हाईएस्ट हाइड्रोक्साइड की है। वहीं पर इधर हाइड्रोनियम की भी मैक्सिमम वैल्यू है 350। बाकी आप देखेंगे पोटेशियम, सोडियम इनकी 50 और 73 है। जो डबली पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, इन सब का ऑलमोस्ट 120 का एवरेज आ रहा है, लेकिन डबल चार्ज है तो 120 का राउंड आता है। अगर आप इसका
एवरेज लेंगे, जैसे इसका 120 आ रहा है ऑलमोस्ट 119 को, तो आप इसको हाफ करेंगे तो यू विल गेट ऑलमोस्ट 60। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये बन जाता है कि इनकी जो कंडक्टिविटी है, देखिए सोडियम की कंडक्टिविटी और पोटेशियम की कंडक्टिविटी में से सोडियम की कंडक्शन लोअर है, पोटेशियम की थोड़ी सी हायर है। सो क्या हम इसका रीज़न दे सकते हैं वाई? वेल, इसका रीज़न बहुत सिंपल है, और वो रीज़न ये है कि क्योंकि पोटेशियम और सोडियम के कंपैरिजन में सोडियम का साइज़ स्मॉलर होगा, तो इसी करके इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हाई होगी। और चार्ज डेंसिटी को हम अगर फिज़िक्स की लैंग्वेज में कहें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो इसके राउंड में ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होने के कारण ये आयन अपने आप में काफ़ी हैवियर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम। हैवी हो जाने के कारण इसका मूवमेंट काफ़ी स्लो हो जाएगा। मूवमेंट स्लो हो जाने के कारण जो ये आयन स्लो मूव करेगा तो चार्ज का भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा पास होने में। और इस सब के कारण हम बोलेंगे कि सोडियम आयन की जो मोबिलिटी है, राइट, एबिलिटी टू मूव, वो लेस है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम के, राइट। पर ये सारी बातें सच तब होंगी जब आपके पास ये दोनों आयन जो हैं किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, और इन्हीं कारणों से सोडियम की जो कंडक्शन है वो कम है पोटेशियम से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पोटेशियम के कंपैरिजन में सोडियम का कम है, तो सोडियम का कम है क्योंकि सोडियम का साइज़ स्मॉल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर है, चार्ज डेंसिटी हायर है, हाइड्रेशन हायर है, जिस वजह से इसका कंडक्शन कम हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सोडियम के कंपैरिजन में लिथियम का और कम होगा, राइट। सो इसका आंसर है येस, इट इज़, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या लिथियम से कम H+ का होना चाहिए, तो आंसर है नो, और वो नो इस कदर नो है कि वो इन सभी वैल्यूज से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हायर है, राइट। तो हमें ये रीज़न ज़रूर पता लगना चाहिए कि ऐसा क्यों है, राइट। ओके, तो यहाँ पर आपके पास है एप्लीकेशंस कोलाज लॉ की, जिसमें हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा m एंड लैम्डा इक्वलेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, आयनिक मोबिलिटी डिटेक्ट करने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करने के लिए, सॉल्युबिलिटी पता करने के लिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पता करने के लिए। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ कोलाज लॉ। इनके सभी के बेस पर न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं पॉसिबल, राइट। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टेंस एट C कंसनट्रेशन इन साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये SI है फॉर दिस मोलर कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की सबसे बढ़िया पहचान ये है कि आपके पास उस क्वेश्चन में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर गिवन होगा। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द अमोनिया एज अ बेस, B स्टैंड्स फॉर बेस। और यहाँ पर इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इसकी कंडक्शन शो कर रखी है इतनी। तो अगर इनफाइनाइट डिल्यूशन पर इतनी कंडक्शन है तो आपको पता करना है कि अगर 0.001 मोलर होगा तब ये क्या होगा, राइट। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो इसका सोल्यूशन देखिए कितना सिंपल है। आपके पास अल्फ़ा होता है K/C, दिस इज़ फ्रॉम द प्रीवियस क्लास चैप्टर इक्विलिब्रियम। अल्फ़ा इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओवर द कंसंट्रेशन। तो आपके पास ये सिंपल इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन, यू विल गेट 0.1265, राइट। अब डेफिनेट सी बात है कि अगर आपका डिसोसिएशन इस हद तक है तो ऑब्वियसली कंडक्शन भी कम होगी। तो मैक्सिमम कंडक्शन आपके पास ये वैल्यू है मैक्सिमम कंडक्शन की, राइट। और ये कितना हो सकता है, ये कंडक्शन तब होगी जब 100% डिसोसिएशन होगा। तो अगर इतना है डिसोसिएशन तो क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लाई एंड यू गेट द रिजल्ट। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। दिस इज द आंसर। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी इन per ohm centimeter square per mole of a cell with cell constant this much? Now it is given in CGS unit, right. कंसनट्रेशन आपको एसिटिक एसिड के दे रखे, देखिए वीक एसिड है जिसको एट 25 डिग्रीज एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और लैम्डा नॉट भी दे रखा है 390, राइट। तो 390 कैसे आया है, 390 आया है एसिटिक एसिड के एसीटेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यूज़ को ऐड करके, और एसीटेट एंड हाइड्रोनियम आयन का, नॉट हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम इसको बैक देखें तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे
और आप यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन जो था उसकी वैल्यू 350 थी और एसीटेट की 41 थी। क्योंकि कोलाश लॉ के हिसाब से स्टेटमेंट सिंपल है कि जो आयंस है वो इंडिविजुअल कंडक्शन जब करेंगे इनफाइनाइट डिल्यूशन पे तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। मतलब ये कि जो H+ आयन मेरे पास अवेलेबल है, चाहे वो मुझे एसीटेट से मिले, चाहे वो सल्फ्यूरिक से मिले, चाहे नाइट्रिक एसिड से, चाहे HI, HBr, HCl, चाहे वाटर, किसी से भी मुझे H+ मिले, उसकी कंडक्शन इतनी ही रहेगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द आयन विद विच दिस आयन वाज प्रीवियसली एसोसिएटेड। ये स्टेटमेंट है कोलार्स की। तो एसिटिक एसिड के लिए आपके पास हो जाएगा 349 प्लस 41, दैट मेक्स ऑलमोस्ट 390, विच इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, राइट। तो 390। ओके, सो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। आपके पास सेम ये रिलेशनशिप आ जाता है, lambda at normal concentration is equal to alpha times the lambda O, and alpha we know that this is the alpha, so you put all the values and multiply with this, you get 8.28, right? So that was the Colash law numerical. Okay, next question. अब यहाँ पर आपके पास फिर एक एसिड दे रखा है 386, और ये क्योंकि 386 ऑलमोस्ट 390 क्लोज है तो एक्सपेक्टेड है कि एसिटिक एसिड ही है। इसका डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपका गिवन है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मीन्स फॉर वन इक्विवेलेंट गिवन है 0.05 नॉर्मल के लिए, राइट। क्या होनी चाहिए? तो 0.05 नॉर्मल की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व। सेम अगेन द सेम फंडामेंटल्स, right, and you will get the result. So the result is very simple, 6.47. all right.